हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में। देखिए, अगर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जब कोई भी मॉलिक्यूल आईआर रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं। अब उस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उस एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन क्या होगी, तो उसको हम हुक्स लॉ के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, हुक्स लॉ की बात करें तो एब्जॉर्प्शन बैंड की जो पोजीशन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। पहला हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट और दूसरा हो जाएगा रिड्यूस्ड मास। देखिए, फोर्स कांस्टेंट जो है वो किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और रिड्यूस्ड मास जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। अब हुक्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड में वाइब्रेशंस होते हैं वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं और जिस तरह से फोर्स कांस्टेंट इस स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से फोर्स कांस्टेंट किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे हम फोर्स कांस्टेंट के बारे में। देखिए, फोर्स कांस्टेंट किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम स्प्रिंग से समझते हैं। देखिए, स्प्रिंग अगर स्ट्रांग होती है तो उसको स्ट्रेच करने में हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत रहेगी, या हम कह सकते हैं अगर किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू ज्यादा रहेगी। मींस उस बॉन्ड को भी स्ट्रेच करने के लिए हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रांग होता रहेगा उसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसको हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है और इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये होती है। अब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए फोर्स कांस्टेंट और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसके लिए फोर्स कांस्टेंट और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अब देखिए, फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इसको हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करता है। देखिए, अगर हम sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनाएगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होते हैं। तो जितने ज्यादा s कैरेक्टर होंगे उसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर हमने sp3, sp2 और sp कार्बन के एग्जाम्पल लिए हैं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की होगी, तो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड मासेस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स के बारे में। देखिए, किसी भी सिस्टम का मास जितना ज्यादा कम होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। मींस अगर एटम्स का वेट ज्यादा है तो उस बॉन्ड को स्ट्रेच करना डिफिकल्ट रहेगा, मींस उसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम रहेगी। अगर यहाँ पर एटम्स का मास कम होता है तो उस केस में उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जितना ज्यादा मास कम होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा रहेगी। या हम कह सकते हैं लोअर मास के जो एटम्स हैं उनमें हैवियर एटम्स के कंपैरिजन में ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, या उनमें होने वाले वाइब्रेशंस हायर फ्रीक्वेंसी के होते हैं। जितना ज्यादा एटम्स का वेट इंक्रीज होता रहता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा कम होती रहती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इन तीनों बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर कॉमन एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है।
और ऐसे बॉन्ड्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा रहेगी। देखिए, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड और कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच के बॉन्ड को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटेरियम का जो मास है वो ज्यादा होता है, तो इस केस में इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस बॉन्ड के कंपैरिजन में कम आएगी। अब देखिए, हमने दो फैक्टर्स को डिस्कस किया है। अगर किन्हीं भी बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को प्रिडिक्ट करना होता है तो हमको दोनों फैक्टर्स साथ में कंसीडर करने पड़ेंगे। मींस फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास को हम अगर साथ में कंसीडर करते हैं तो किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पर इन बॉन्ड्स के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब देखिए, अगर इन बॉन्ड्स पर हम केवल रिड्यूस्ड मास को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका होगा? फ्लोरीन का। तो ये रिड्यूस्ड मास वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा, तो यहाँ पर ये ट्रेंड गलत रहेगा, इसलिए आपको दोनों फैक्टर्स साथ में कंसीडर करने होंगे। अब देखिए, इन फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर होता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं और अलग अलग वाइब्रेशंस के लिए डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमेशा बेंडिंग से ज्यादा रहती है, क्योंकि किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना डिफिकल्ट होता है और किसी भी स्प्रिंग को बेंड करना इजी होता है, इसलिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेंडिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। अब एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस की बात करें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर हम मिथाइलिन ग्रुप के लिए डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू ये रहेगी और एसिमेट्रिक की ये रहेगी, तो यहाँ पर एसिमेट्रिक की वैल्यू ज्यादा रहेगी। अब बेंडिंग वाइब्रेशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सीजरिंग वाइब्रेशंस की रहेगी, फिर वेगिंग और ट्विस्टिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बराबर रहेगी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रॉकिंग वाइब्रेशंस के लिए होती है। अब देखिए, अभी जो फैक्टर्स डिस्कस किए थे वो हुक्स लॉ पर बेस्ड थे। अब अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम हुक्स लॉ के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू से मैच नहीं करती है, मींस यहाँ पर कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। तो इन वेरिएशंस को समझने के लिए कुछ और फैक्टर डिस्कस करेंगे। मींस हम कह सकते हैं हुक्स लॉ के जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। उसमें पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में यहाँ पर हम दो इफेक्ट डिस्कस करेंगे। पहला हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हो जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट कंबाइंड फॉर्म में इन दोनों बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। अब कुछ केसेस में आई इफेक्ट आर इफेक्ट से ज्यादा होता है और कुछ केसेस में आर इफेक्ट आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। अब आई और आर इफेक्ट के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन बैंड या तो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होगा या लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसी भी बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हायर या लोअर हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ते हैं तो उनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ कार्बोनाइल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। देखिए, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी और
फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जब कम होती है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन है वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म एल्डिहाइड के लिए वेव नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। एसिड एल्डिहाइड में एक प्लस आई वाला ग्रुप अटैच है तो इसके लिए वेव नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी, और एसीटोन की बात करें तो इसमें दो प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसकी वेव नंबर की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की। तो देखिए जब कार्बोनाइल बॉन्ड के साथ माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। अब बॉन्ड लेंथ जब डिक्रीज होगी तो उसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसके लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, या हम कह सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो हायर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एसीटोन के लिए वेव नंबर की वैल्यू ये हो जाएगी। अब एसीटोन के साथ जब माइनस आई इफेक्ट वाला क्लोरीन जुड़ता है तो उसके लिए वेव नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर एसीटोन के साथ दो क्लोरीन जुड़ते हैं तो उसके लिए वेव नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं सेकंड केस, रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन की बात करें तो जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो उस केस में उस बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और फोर्स कांस्टेंट जब डिक्रीज होगा तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए एसीटोन की बात करें तो इसके लिए ये हो जाएगी वेव नंबर की वैल्यू। अब यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन की बात करें तो एसिटोफिनॉन के लिए वेव नंबर की वैल्यू कम होती है, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर रेजोनेंस तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो उसकी वजह से एसिटोफिनॉन के लिए वेव नंबर की वैल्यू बेंज एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम रहेगी। अब डिस्कस करते हैं दूसरा फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के लिए आईआर स्पेक्ट्रा को देखें तो उनके जो एब्जॉर्प्शन बैंड हैं वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए इन कंपाउंड्स की बात करें तो इनमें OH बॉन्ड और NH बॉन्ड में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं और उनकी वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड जनरेट होते हैं, और ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसका रीजन क्या होगा, देखिए इन दोनों बॉन्ड्स की बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो एब्जॉर्प्शन बैंड लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आईआर स्पेक्ट्रा को किस तरह से अफेक्ट करती है। अब देखिए अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उस केस में जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मींस लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब आईआर स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर बनने वाले बैंड ब्रॉड होते हैं तो वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बनने वाले बैंड शार्प होते हैं तो उस केस में वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इनमें ब्रॉड बैंड्स बनते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है और उसकी वजह से बनने वाले बैंड ब्रॉड बनते हैं। अब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें
तो यहाँ पर एसोसिएशन ज्यादा होता है, इस वजह से जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से कंपेयर करें तो इंटर में एब्जॉर्प्शन बैंड इंट्रा के कंपैरिजन में ज्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरह से अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। मींस अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इंटेंसिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोनोमर की तरह एग्जिस्ट होता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही फ्री फॉर्म में रहते हैं, तो इनके लिए एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सॉलिड स्टेट की बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में रहता है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म में होता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन होता है, और वो एसोसिएशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनती है तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो देखिए कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो ये हो गए कुछ फैक्टर्स जिनकी हेल्प से हम एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं।